मैंने जब भी नार्सिसिज्म पर बात की है तो लोगों ने मुझे कहा है कि इनके साथ डील कैसे किया जाए, इनसे निपटा कैसे जाए। नो कांटेक्ट। जी हाँ, इनसे राब्ता खत्म कर दें, यही इनका वाहिद इलाज है और यही हल है नार्सिसिस्ट लोगों से दूर रहने का। कैसे जाएंगे नो कांटेक्ट? अम्मा अब्बा के खर्चे पर आप पल रहे हैं, ठीक है, भाई को आप छोड़कर नहीं जा सकते, सभी अम्मा अब्बा पे डिपेंडेंट हैं। शौहर, शादी हो गई, शौहर नार्सिसिस्ट है, 3 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगी आप? कहीं नहीं जा सकती। और हमारे यहाँ पर तो 24-24 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं ना, वो माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं, जेब खर्ची, पॉकेट मनी माँ बाप से ले रहे होते हैं। ये हमारा हाल है। कहाँ जाएंगे आप? कैसे छोड़कर जाएंगे? कैसे नो कांटेक्ट होंगे? कोई आसरा ही नहीं है आपके पास तो। यही मसला है, यही प्रॉब्लम है कि आप नहीं छोड़ सकते, आपकी सारी गोट फंसी हुई है, सारी गोट आपकी फंसी हुई है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप नो कांटेक्ट कैसे जाएंगे? हकीकत है ये वो कड़वी हकीकत है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। और आपको क्या लगता है कि नार्सिसिस्ट से पीछा छुड़ाना आसान है? क्या ये बहुत आसान काम है? आपको क्या लगता है कि नार्सिसिस्ट आपका पीछा इतनी आसानी से छोड़ देंगे? चाहे वो वालदैन हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, शौहर हो, बीवी हो, इतनी आसानी से नार्सिसिस्ट आपकी जिंदगी से नहीं निकलते। और जब ये लोग एग्जिट करते भी है ना, तो आपकी बर्बादी लिख कर एग्जिट करते हैं। इनका आना भी तूफान है, इनका जाना डबल तूफान है। तो जाने के बाद जिस अब्यूज के साथ ये आपको छोड़ते हैं ना, उस अब्यूज को हील करने में सालों लग जाते हैं। उस रिग्रेट से, उस अफसोस से बाहर निकलने में ना इंसान को बहुत टाइम लग जाता है। जिस अंदाज से नार्सिसिस्ट आपको डी वैल्यू करता है, आपकी बेकदरी करता है, आपको लेट डाउन करता है, आपको ये बताता है कि आप किसी काबिल नहीं है, आपके जायज और बिल्कुल वैलिड सवालों को इग्नोर करता है, गैसलाइट करता है, आपको बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम वहमी हो, तुम शकी हो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, ये सूट तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा, तुम मोटी हो, यार तुम अच्छे नहीं दिखते, या तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इतना अच्छा नहीं कमा सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम लूजर हो। ये जो आवाजें है ना, चाहे वो माँ बाप की तरफ से हो, शौहर की तरफ से हो, बहन भाई की तरफ से हो, ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाती हैं। और यही वजह है कि मैं जब भी नार्सिसिज्म पर वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपना जो थोड़ा सा एंगर है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे पता है कि कितना कितना तबाहकुन है दूसरे इंसानों के लिए। कोई भी इंसान डिजर्व नहीं करता कि उसका टाइम वेस्ट किया जाए, उसके टैलेंट्स को कुचला जाए, जलन के मारे, हसद के मारे। हम में से कोई भी डिजर्व नहीं करता, लेकिन फिर भी जब हम लाइल्मी में रहते हैं, यानी कि इग्नोरेंस में रहते हैं, हमें अवेयरनेस नहीं होती, हम गौर नहीं करते, हम जज्बात में रहते हैं, तो फिर हमारे साथ यही होता है कि आखिर में हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, हम बैठ के रो रहे होते हैं। लेकिन अब आप फंस चुके हैं, नार्सिसिस्ट के साथ फंस चुके हैं, नार्सिसिस्ट माँ बाप के साथ, भाई के साथ या बहन के साथ या शौहर या बीवी के साथ फंस चुके हैं, तो फिर क्या करना है? फिर आपके साथ मैं आज एक टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, जिसे डॉक्टर रामिनी डीप बोलती है, डीप, DEEP, डीप। डोंट डिफेंड, डोंट एंगेज, डोंट एक्सप्लेन, डोंट पर्सनलाइज। DEEP, यानी कि डिफेंड, एंगेज, एक्सप्लेन, पर्सनलाइज। ये 4 काम आपने नहीं करने। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको गुस्सा नहीं दिलाए, या वो आपको परेशान ना करे, या वो आपको डी वैल्यू ना करे या इनवैलिडेट ना करे, यानी कि आपके बड़े से बड़े काम पर भी आपको बोले कि कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा फील कराए कि जैसे आप फेलियर है, और सारी तवज्जो और सारी शाइनिंग जो है ना, वो सिर्फ नार्सिसिस्ट के सर पर ही टिमटिमाए। तो याद रखिए, ऐसे में जब नार्सिसिस्ट पावरफुल है, उसको आपके ऊपर इख्तियार है और आप फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपने अपने आप को डिफेंड नहीं करना। कि अगर नार्सिसिस्ट माँ बाप आपको कुछ कह रहे हैं तो सुन लें, खामोशी से सुन लें। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो अपने आप को डिफेंड मत करें, अपने आप का बचाव मत करें। क्यों? क्योंकि आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, ये भूल जाइए कि आप नार्सिसिस्ट के सामने अपना अपना जो आपका जो जायज रीजन है वो रखकर अपना आप अपना बचाव कर पाएंगे, आप अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? ये नामुमकिन है। नार्सिसिस्ट अपनी नाजायज बातों पर भी इस तरह से अड़े रहेंगे कि आपको ही झुकना पड़ेगा, उसको नहीं। तो क्यों अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं? मत करें डिफेंड, बोलने दें उसे जो वो बोलता है।
नार्सिसिस्ट यानी कि नरगिसियत का जो शिकार लोग होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, इसलिए आपको उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपके वालदैन, आपको फील होता होगा जो नार्सिसिस्ट वालदैन है, आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि अम्मी मेरी गलती नहीं है, यहाँ पर भाई की गलती है या बहन की गलती है, वो कहते हैं नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। आप कुछ भी कर लें, आप बड़े से बड़ी वकालत ही क्यों ना कर लें, बड़े से बड़े सबूत ही क्यों ना ले आए, जज ही उठा कर ले आए आप पूरा कोर्ट से, लेकिन वो आपकी नहीं सुनेंगे। जब उन्होंने सुननी ही नहीं, और वैसे भी नार्सिसिस्ट किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी सुनते हैं। तो जब एक बंदा है ही ऐसा, तो उसके साथ क्यों अपनी एनर्जी जाया करनी, क्यों अम्मी को वजाहतें पेश करनी। वजाहत पेश करने में आप अपनी एनर्जी जाया करें, क्योंकि अम्मी अब्बू या वो भाई या वो शौहर आपकी कभी नहीं सुनेगा, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। डोंट एंगेज। क्यों? जाहिर सी बात है, अगर आपको लगता है कि आप कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन या बड़ी कोई बेहतरीन सी बात करने बैठे हैं नार्सिसिस्ट के साथ किसी मामले पर, बच्चे की तरबियत पर, या अपने एहसास पर, या अपने इमोशंस पर, या अपना कोई भी मसला है आपका और आप चाहते हैं कि आप बैठकर नार्सिसिस्ट के साथ डिस्कस करें, या फिर आपको लगता है कि आपको किसी नार्सिसिस्ट को जो आपकी लाइफ में है उसको मशवरा देना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी में, या फिर उसमें क्या गलती है, या उसको अपना फीडबैक दे रहे हैं, ऐसा मत करें। क्योंकि थोड़ा सा भी, हल्का सा भी फीडबैक या हल्का सा भी मशवरा जो कि नार्सिसिस्ट ने आपसे मांगा नहीं है, लेकिन चूंकि आप उस घर में रहते हैं और नार्सिसिस्ट के साथ आपका रिलेशनशिप है, तो आपका बोलना तो बनता है, लेकिन आपने नहीं बोलना। आपने नार्सिसिस्ट को कोई क्रिटिक नहीं करनी, कोई फीडबैक नहीं देना, उसको उसके हाल पर छोड़ दें। क्योंकि जब आप उसको फीडबैक देंगे, सुन तो वो सकता नहीं है, जब उसे बर्दाश्त नहीं होगा क्रिटिसिज्म या जो भी आपका फीडबैक है, अगर आप उसको आईना दिखा रहे हैं, शीशा दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या रिएक्शन होगा? उसका रिएक्शन बुरा होगा। तो फिर आपको क्या, आपको आपका नुकसान है, वो आपको ही उल्टा परेशान करेंगे। तो बेहतर है कि वो जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए और उनके साथ इस मामले में एंगेज ना हुआ जाए। डोंट पर्सनलाइज। यार तुम बड़ी मोटी हो, अच्छी नहीं दिखती, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये मसला है, ये वाला ड्रेस तुम्हारे साथ सूट नहीं करता, तुम्हारे बालों में कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे, या नहीं तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारा काम है ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकती, या तुम कर ही नहीं सकते, या तुम लूजर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा वहम है, तुम खामखा शक करते हो, तुम खामखा शक करती हो। ऐसे बहुत सी बातें होती हैं। वो आपके बारे में जो भी अपना ओपिनियन देता है ना, जो भी आपके बारे में अपना ख्याल देता है और आपसे ये कहता है कि तुम ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती, उसकी बात मत सुने। वो हमेशा आपको टारगेट करेगा, वो हमेशा आपको, आपके टैलेंट को दबाएगा, बोलेगा कि तुम ये नहीं कर सकती। जहां उसे थ्रेट फील होगा, जहां उसे लगेगा कि यार ये इस काम में माहिर है या बहुत अच्छी है, ये इसका टैलेंट है, ये कर सकती है, तो वो वहीं पर टारगेट करता है, वो वहीं पर आपको दबाएगा, वो वहीं पर आपको दबाएगी, चाहे आपके वालदैन ही क्यों ना हो। आपके वालदैन भी जेलस होंगे कि इसमें टैलेंट है, इसको दबा दो, क्योंकि हमसे ज्यादा बेहतर नहीं होनी चाहिए, या फिर हमसे ज्यादा बेहतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको कंट्रोल भी तो करना है। तो आपने अपने वालदैन की किसी बात को भी सीरियस नहीं लेना। वो जब आपसे कहे ना कि तुम ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती, इग्नोर। आपका हस्बैंड आपसे कहे कि तुम्हारे साथ ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, इग्नोर। उसकी बात नहीं सुननी आपने, क्योंकि वो हमेशा आपको लेट डाउन करेगा। उसकी किसी क्रिटिसिज्म को, उसके किसी ओपिनियन को आपने अपनी जात पर नहीं लेना, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो भी बोल रहा है ना आपको, वो सब उसका अपना शेम, उसके अपने अदम तहफ़्फ़ुज़, यानी कि उसकी अपनी इनसिक्योरिटी है। वो आप पर प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, और आप उसकी बात को सच समझकर अपने आप को कमतर समझते हैं, डाउट में चले जाते हैं, अपने ऊपर शक करते हैं। ऐसे कितने ही नार्सिसिस्टिक वालदैन की बातें, उनका क्रिटिसिज्म बच्चे इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपने दिमाग में बसा लेते हैं, और फिर आगे चलकर एक आवाज उनके जहन में होती है जो उनसे हमेशा कहती है कि यार तुमसे नहीं होगा, तुम फेलियर हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम काफी नहीं हो, तुम सुस्त हो, तुम स्टूपिड हो, तुम अगली हो, तुम बदसूरत हो। ये सारी आवाजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएंगी, क्योंकि वालदैन की बातें बच्चे के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। और यूं ही अगर आप अपने शौहर के साथ रहेंगे, वो सुबह शाम आपको डीवैल्यू कर रहा है, सुबह शाम आपको इनवैलिडेट कर रहा है, सुबह शाम आप पर क्रिटिसिज्म है, आप पर उल्टे सीधे कमेंट्स पास किए जाते हैं, तो एक वक्त आता है कि जब आप वाकई में अपने ऊपर शक करने लगते हैं कि शायद कमी मुझ में है, शायद मेरे साथ मसला है, ये आदमी सही बोल रहा है।
या फिर ये औरत सही बोल रही है। तो प्लीज नार्सिसिस्ट की बातों को सीरियस ना लें, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें, उनका अल्लाह ही हाफिज है, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक और मेथड भी है जिसको कहते हैं ग्रे रॉक मेथड। स्काइलर नामी एक ब्लॉगर थी, उन्होंने ये मेथड जो है ना वो मुतारिफ करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। ग्रे रॉक से मुराद है एक पत्थर, ठीक है, एक सुरमई पत्थर जो किसी को कोई जवाब ना दे, जो बस बेजान बनकर बैठा रहे। लेकिन ग्रे रॉक मेथड के बारे में डॉक्टर रामनी कहती हैं कि ये जो आपकी वर्क प्लेसेस हैं, देखिए आपका जो ऑफिस है या आपके बॉस हैं या जो आपके कुलीग्स हैं जो नार्सिसिस्ट हैं, ये वहां पर काम आता है। लेकिन आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में आप पत्थर नहीं बन सकते। आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में आप बिल्कुल खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि नार्सिसिस्ट को शक हो जाता है, वो कहता है वाह भाई, मतलब क्या हो गया, मुझे जो सप्लाई मिल रही थी, मुझे जो इमोशनल ड्रामा मिल रहा था तुमसे, जो हम लड़ बढ़ रहे थे, तुम्हारी सारी एनर्जी में खींच रहा था, कहाँ चली गई, इतनी होशियारी कहाँ से आ गई है तुम्हें। तो वो आपको और भी तंग करता है, वो और भी ज्यादा परेशान करता है, वो और भी ज्यादा आप पर सख्ती करना शुरू कर देता है, वो और भी आपको तंग करता है। तो ग्रे रॉक जो है वो दरअसल वर्क प्लेसेस में बहुत एफिशिएंट है, अच्छा है, उसका काफी करामद है। अपने कुलीग्स के साथ आप चाहें तो पत्थर बन जाए उनके सामने, उनको कोई मौका ही ना दे कुछ बोलने का, उन्हें जो करना है करने दे, आप अपना काम करें, उनके इमोशनल ड्रामा का हिस्सा आप ना बने। लेकिन घर में आप चाहे तो डीप टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक मेंटल स्पेस बना सकते हैं, एक मेंटल डिस्टेंस बना सकते हैं नार्सिसिस्ट के साथ। देखिए आप कोई भी टेक्निक अपनाएं, लेकिन याद रखिए अगर हम रियलिस्टिक होकर बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप पर असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो डीप टेक्निक हो, चाहे वो ग्रे रॉक टेक्निक हो। लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ रहना अपने आप में एक अजाब है, हर वक्त अलर्ट रहना, उससे क्रिटिसिज्म सहना, उसकी मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन, जो इस्तेहसाल वो आपका करता है, वो सब सहना आसान नहीं है। मैं समझ सकती हूँ इस बात को, लेकिन एटलीस्ट इन टेक्निक्स के जरिए एक थोड़ा सा स्पेस तो हम बना ही सकते हैं ना। कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर है ना, क्योंकि आप नो कांटेक्ट तो नहीं हो सकते, आपके पास इतने जराए, इतने वसाइल नहीं है कि आप चले जाए नार्सिसिस्ट को छोड़कर, आप तो उसी के आसरे पर बैठे हुए हैं। तो ये टेक्निक्स आपको थोड़ा सा ना एक सांस लेने का, ताजी हवा में सांस लेने का मौका दे सकती हैं। ये टेक्निक आपके ऊपर जो डैमेज हो रहा है ना उसको थोड़ा सा कम कर सकती है किसी हद तक। लेकिन याद रखिए कि नार्सिसिस्ट से जान छुड़ाना मुमकिन नहीं है, उसके अब्यूज से बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन जितना आपसे हो सकता है करें कोशिश, और अगर नो कांटेक्ट हो सकते हैं तो चले जाएं और मुड़कर फिर कभी देखिएगा भी नहीं, क्योंकि ये नो कांटेक्ट आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में शायद आपको कुछ करामत जानने को मिला हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, नार्सिसिज्म से मुतालिक अवेयरनेस को शेयर कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप जैसे लोगों की जिंदगी में, और बाद में आप रोए, बहुत ज्यादा रिग्रेट में चले जाएं, अफसोस में चले जाएं। तो जो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं अपने लिए, जो थोड़ा बहुत भी आपके हाथ में है, एक एक स्पेस बनाएं अपने लिए जहां पर आप नार्सिसिस्ट से अलग कुछ देर के लिए ताजी हवा में सांस ले सकें, अपने पोटेंशियल, अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है उसको पहचान सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।